डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसका पहला टॉपिक है क्षेत्रफल वेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इसका पहला टॉपिक है क्षेत्रफल वेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्षेत्रफल तो जो है अदिश राशि होती है, लेकिन आपने वेक्टर लिखा है, ये सदिश राशि कैसे हो गई? सही कह रहे हैं आप। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, लेकिन हमें क्षेत्रफल को यहाँ सदिश राशि मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा? देखिए, विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के लिए ये हमारे पास एक बाल्टी है, ठीक है, या फिर इसमें द्रव भरा हुआ है इस बाल्टी में। इसका जो क्षेत्रफल हम मान लेंगे ए मान लेंगे, क्योंकि इसमें केवल परिमाण है, दिशा तो है नहीं। ऐसा थोड़ा है कि इस दिशा पूर्व दिशा में पानी भरा है, उत्तर दिशा में पानी भरा है, दक्षिण दिशा में पानी भरा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यदि मैं इस द्रव को इस बाल्टी से नीचे को गिरा दूं, ठीक है, या फिर नीचे को फेंक दूं, तो फिर इसकी एक निश्चित, ये फिर एक दिशा की ओर, किसी भी दिशा की ओर बहने लग जाएगा, ठीक है। अब वो चाहे पूर्व दिशा हो, पश्चिम दिशा हो, उत्तर हो, दक्षिण हो। तो ऐसा करने से कैसे ऐसा हो गया? ये इसमें पानी हमने बाहर को लुढ़का दिया, ठीक है। ये तो ऐसा करने से क्या हो गया? अब हमें क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल अब इस वस्तु जो हमने बाल्टी ली थी, इसमें पानी भर रखा था, इसमें दिशा भी आ गई। फिर अब इसमें दिशा भी होगी, तो हम इसे क्षेत्रफल वेक्टर कह सकते हैं। हम कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास कोई वस्तु है, उसको हम उसकी स्थिति से घुमा दें, किसी अलग अलग किसी भी दिशा में घुमा दें, तो वह राशि जो होती है वो वेक्टर को प्रदर्शित करती है, यानी कि सदिश को प्रदर्शित करती है। अर्थात वो राशि क्या कहलाती है? क्षेत्रफल वेक्टर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास ये कोई वस्तु है, इसका क्षेत्रफल ए है, ठीक है, इसको किसी भी दिशा में हमने, जैसे मैंने बताया, बाल्टी को हम किसी भी दिशा में उल्टा दें जिसमें पानी भरा है, माना इस दिशा की ओर उल्टा दिया, लौटा दिया, तो n ये एकांक वेक्टर है। इसके इस क्षेत्रफल से बाहर की ओर को हमने एक एकांक वेक्टर n लिया है, जो कि इस वस्तु के क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। दिशा को प्रदर्शित करेगा तब ये क्या कहा जाएगा? क्षेत्रफल वेक्टर। और क्षेत्रफल अगर वेक्टर के रूप में क्षेत्रफल को हम दिखाएं तो उससे किससे दिखाएंगे? ए के ऊपर तीर, तो बराबर हो जाएगा ये NA। यदि मैं ऊपर को लूं इसकी डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा, यदि मैं इधर को लूं इसकी डायरेक्शन, यदि मैं नीचे को लूं, तो ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि किसी वस्तु का क्षेत्रफल वेक्टर, किसी वस्तु का क्षेत्रफल वेक्टर वह राशि है जो उस वस्तु के क्षेत्रफल से बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा को प्रदर्शित करती है। बस सीधी सी बात है, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने तमाम समझा रखा है यूट्यूब में, मुझे ज़्यादा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना समझा रहा हूँ। हो सकता हो मेरे से बेस्ट पढ़ाते हों, लेकिन मेरा ऐसा है कि तुम्हें समझ में आ जाए, मैं छोटी सी छोटी चीज़ पढ़ाऊँ बस। अब अगला आता है हमारा घन कोण। घन कोण, घन कोण को अंग्रेजी में कहते हैं हम सॉलिड एंगल। आपने देखा होगा वृत्त में हो गया, आयत में हो गया, वर्ग में हो गया, अलग अलग कोण बने होते हैं, अलग अलग कोण बनते हैं, ठीक है। ये हमारे पास माना वर्ग है, ठीक है। इसके चारों कोण जो होते हैं, चारों ओर की भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें चारों कोण 90 अंश के होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये हमारे पास आयत है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 अंश, ठीक है। तो ये ठीक उसी प्रकार वृत्त के केंद्र से हम r मीटर की यदि दूरी लें, तो वो भी अलग अलग पोजीशन पर, अलग अलग स्थिति पर अलग अलग कोण बनाता है, ठीक है, अलग अलग कोण बनाएगा ये। तो तब इसकी हम परिभाषा क्या कहेंगे कि गोले का जो, नहीं, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? समतली कोण।
वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित करता है जिसे हम समतली कोण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें घनकोण की परिभाषा लेनी हो तो फिर हमें गोला लेना पड़ेगा उसके लिए। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ वृत्त और गोला में क्या अंतर है। वृत्त जो होता है हमारा, सीधी सी बात है, वो 2D में होता है, 2 डायमेंशनल, एक्स और वाई तल में। लेकिन ये जो होता है एक्स वाई जेड तल में होता है, 3D गोला। तो तब हम कहेंगे, माना ये इसका केंद्र बिंदु O है, O से r मीटर की दूरी पर मैंने इस गोले का क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA ले लिया है, और इस गोले के क्षेत्रफल से इस गोले के क्षेत्रफल को मैंने यहाँ से काटा है, इसको dA कहा है, ये r मीटर की दूरी है, इसको मैंने मिला दिया है। इन रेखाओं को आपस में मिलाने पर क्या होता है कि यह गोले का जो क्षेत्रफल है वो गोले के केंद्र पर एक सूक्ष्म कोण अंतरित कर रहा है, जिसको हम d ओमेगा कह रहे हैं, यानी कि सूक्ष्म घनकोण कह रहे हैं। अगर हम घनकोण की परिभाषा कहें तो गोले का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर एक कोण अंतरित करता है, जिसको हम घनकोण कहते हैं। इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। लेकिन समतली कोण में, वृत्त के केस में समतली कोण बनता है और उसका मात्रक रेडियन होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित करता है जिसे समतली कोण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार गोले का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर एक कोण अंतरित करता है जिसे हम घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से हम प्रदर्शित करते हैं। यह जो गोले का सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है, यह गोले के केंद्र से r मीटर की जो दूरी है उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है। इस प्रकार ये dA अपॉन r स्क्वायर एक नियतांक बन जाता है, एक नियतांक कहलाता है, जिसको हम ओमेगा कहते हैं, डी ओमेगा कहते हैं, सॉरी, क्योंकि सूक्ष्म क्षेत्रफल की बात हो रही तो सूक्ष्म घनकोण भी आएगा। ठीक है, अब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि डी ओमेगा बराबर dA बटे r स्क्वायर। ठीक है, यदि dA बराबर मैं r स्क्वायर रख लूं, यानी कि dA बराबर r स्क्वायर रख लूं, तो क्या हो जाएगा, तो डी ओमेगा बराबर 1 हो जाएगा। अर्थात सूक्ष्म घनकोण का मात्रक, घनकोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। तो एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के एक भाग द्वारा, जिसमें गोले के एक भाग का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के या उसकी दूरी के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, इस घनकोण के चित्र को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जस्ट बताया था आपको, ये dA है क्षेत्रफल। ठीक है, ये इसका डी ओमेगा सूक्ष्म घनकोण हो गया, ये O हो गया, ये O से r मीटर की दूरी हो गई। अब इस O से r मीटर की दूरी पर मैं यदि एक प्रक्षेप खींच लूँ, इसका dA का इस O बिंदु पर प्रक्षेप खींच लूँ, जिसको मैं छायांकित कर लेता हूँ। ठीक है, तब dA का जो इस छायांकित भाग पर जो प्रक्षेप होगा वो dA cos थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये O से r मीटर की दूरी पर हमारा इस गोले का सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है, जो कि n बाहर की ओर है। ठीक है, जिसका n बाहर की ओर है, और यह क्या कर रहा है, इससे dA इसका क्षेत्रफल वेक्टर हो गया। ठीक है, सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर, ये एक दूसरे से क्या बना रहे, थीटा कोण। अब क्या होता है, यदि मैं इस O को केंद्र मानकर यहाँ पर एक गोला खींचूं और उसको छायांकित कर दूं, तो इस dA का जो इस छायांकित भाग पर जो प्रक्षेप होगा वो dA cos थीटा होगा। तो इस प्रकार हम क्या कह लेंगे, डी ओमेगा बराबर dA बट्टे r स्क्वायर। dA का मैंने प्रक्षेप क्या लिया, dA cos थीटा बट्टे r स्क्वायर, और डी ओमेगा बराबर dA इंटू n बटे r स्क्वायर। ये कैसे हुआ मैं बता रहा हूँ। जो ये dA cos थीटा है, ये dA और n एकांक इस सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर और इस एकांक वेक्टर से बनाया गया कोण है। अर्थात dA का इस छायांकित भाग पर प्रक्षेप जो है वो dA cos थीटा है। तो इस प्रकार मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स माना हमारे पास एक q कूलम चार्ज है, इसको ये एक किसी बिंदु पर स्थित है, इससे मैं बाहर की ओर कुछ लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे। ये ठीक है। तो इस पॉइंट चार्ज या इस बिंदु आवेश का जो क्षेत्रफल होगा वो यहाँ पर माना इतना है, इसके बाहर ले लूँ मैं, फिर इतना ले लूँ। तो इससे अब वैसे हम फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब सीधी सी बात है कि हम विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे हमने विद्युत बल क्षेत्र की परिभाषा में पढ़ा था कि विद्युत बल क्षेत्र को बल रेखाओं के ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, ये ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का मतलब है विद्युत बल रेखाओं की माप, अर्थात जितनी विद्युत बल रेखाएं उस वस्तु से, उस पृष्ठ से गुजर रही हैं, वो विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। सीधी सी बात ये है। अब यदि मैंने इसको बताया कि Q हमारे पास कूलम आवेश है, उसको उससे बाहर की ओर मैं कुछ लाइन खींच रहा हूँ अलग अलग, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा यहाँ पर वो A1 होगा, इसका A2 होगा, इसका A3 होगा। यहाँ से वैसे जब किसी पृष्ठ से बल रेखाएं गुजरती हैं तो उनको हम माप नहीं सकते, उनका मेज़र नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत घनी होती हैं और बहुत कंजेस्टेड में होती है, पता नहीं चलता कि कौन सी कहाँ जा रही है। लेकिन मैंने उसका एक बेसिक आइडिया बता रखा है आपको कि माना इस प्रकार से वो लाइनें गुजर रही हैं किसी पृष्ठ से, ठीक है, बाहर की ओर गुजर रही हैं। तो यहाँ पर कितनी रेखाएँ गुजर रही है? यदि मैं A1 क्षेत्रफल की बात करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 बल रेखाएं गुजर रही हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 4, यहाँ पर 1 2 2 रेखाएं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि यहाँ बल रेखाएं जहाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होता है, विद्युत क्षेत्र भी ज़्यादा होता है। और जहाँ कम धीरे धीरे विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल कम हो रहा है वहाँ विद्युत क्षेत्र भी कम होगा और इस प्रकार से वो घटता जाएगा। तो फ्लक्स किसे कह रहे हैं हम? कि विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को। तो बल रेखाओं की संख्या यहाँ कितनी है? 5b बराबर 9, 5b1 5b2 बराबर 4, 5b3 बराबर 2। तो कहने का मतलब ऐसा है कि यहाँ बल रेखाएं जहाँ जितनी सघन है वहाँ पर विद्युत फ्लक्स भी अधिक होगा। जैसे जैसे विद्युत बल रेखाएं कम होती जाएंगी आपका जो है विद्युत फ्लक्स भी कम होता जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से निकलने वाली, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्याओं को प्रदर्शित करता है। अर्थात किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको हम माप नहीं सकते, ये मैंने खाली एक बेसिक आइडिया बता रखा है। ये इस प्रकार होती हैं और ये याद रखना, यदि किसी पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, ये ध्यान रखना हमेशा, तो वहाँ पर आपका विद्युत फ्लक्स जो जिसको हम फाई बी से प्रकट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी फाई ई, बी नहीं ई, विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी पृष्ठ से वो बाहर की ओर निकल रही हैं तो वहाँ पर फाई ई आपका धनात्मक होगा। यदि वो किसी पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो फिर फाई आपका नेगेटिव होगा। ये याद रखना हमेशा, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस प्रकार से हमारे पास माना ये कंडीशन है, ये कोई पृष्ठ है, इससे बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है। तो इसका मैं सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लूँ, वो मैंने ले लिया dA, ठीक है। और इससे जो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र हो गया फिर, ठीक है, और हमारा इस दिशा में आपका dA इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर हो गया। तो हम इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है ये विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित कर रहा है, ई हो गया, ये इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर हो गया, बाहर की ओर दिखा रखा है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
उस पृष्ठ में बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं। ठीक है, यह बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। फाई ई बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ए ई इंटू डी ए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये ए क्या लिख दिया। ए है इसका संपूर्ण, इसका हम कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ समाकलन। ए बराबर होता है पृष्ठ समाकलन, अर्थात संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ई इंटू डी ए, ये एक दूसरे का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। डॉट का मतलब अदिश राशि जिसे बोलते हैं हम, स्केलर गुणनफल। किस का? विद्युत क्षेत्र का, विद्युत बल रेखाओं की संख्या का, और फिर क्षेत्रफल वेक्टर का, सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। किसी पृष्ठ पर जो विद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या तथा सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर डीए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारे पास कोई गुब्बारा है, इस पृष्ठ से हम गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप करनी है हमें। ये आ गया। मैंने फिर आपको मैं नोट करा दूं कि यदि किसी पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, किसी पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही हैं, तो फिर वहाँ फाई धनात्मक। यदि किसी पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो फाई निगेटिव। तो इस गुब्बारे पृष्ठ से यदि हमारे पास यह किसी आयतन को परिबद्ध कर रहा है, क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, यह बंद पृष्ठ है, तो फिर इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो हमारे पास इस टाइप का होगा। ये दोनों का अदिश गुणनफल है डॉट ई इंटू डी ए। इस पृष्ठ से, इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो ये होगा। और यदि एक समान विद्युत क्षेत्र की बात आई हमारे पास, एक समान विद्युत क्षेत्र की बात आएगी, तो फिर उसके लिए हमारे पास जो उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो ई इंटू ए होगा। यदि यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो फिर उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो इस टाइप का। ठीक है, तो ई इंटू डी ए बराबर हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया है। ई इंटू डी ए बराबर उसमें जो प्रक्षेप बन रहा था, क्या बन रहा था, ई डी ए बराबर क्या था, डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए, ई इंटू ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला है। तो ये लास्ट में हो जाएगा, ई बाहर ले लिया मैंने, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा बाहर ले लूँगा, ई कॉस थीटा मैंने बाहर ले लिया है, ए रहा डी ए रहा, तो ये हो जाएगा फाई बराबर ई कॉस थीटा इंटू ए, डी ए बराबर ए होता है। ठीक है, ये किसी पृष्ठ का समाकलन के बारे में बात हो रही है। तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये हमारे पास फाइनल इसका क्या आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स का सूत्र। विद्युत फ्लक्स का हमारे पास सूत्र क्या निकला, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब इसमें दो कंडीशन बनती हैं, विशेष स्थितियां बनती हैं इसमें। विशेष स्थितियां कैसे बनेंगी, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले है हमारे पास, माना ये पृष्ठ है, ये किसी वस्तु का कोई पृष्ठ है, इससे ये एक समान, यदि यह कोई समतल पृष्ठ है हमारे पास, ये विद्युत क्षेत्र से गुजर रहा है, इस समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, और यह समतल पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, अभिलंबवत रखा हो, तो फिर ऐसी स्थिति में हमारे पास फाई कितना होगा, यानी कि विद्युत फ्लक्स कितना होगा, इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, जो एरिया वेक्टर होगा वो किस दिशा में होगा, इसी दिशा में होगा। फिर किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर
शून्य अंश। ई और कहने का मतलब जब किसी वस्तु के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत रखा हो तो फिर इसका क्षेत्रफल वेक्टर ये इस समतल पृष्ठ का इसके अभिलंबवत होने की दिशा में क्या होगा, थीटा बराबर 0। तो फाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस 0। कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो फाई बराबर हो जाएगा ये पहली कंडीशन। समतल पृष्ठ ई मतलब विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत हो। नंबर 2, समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई के समांतर हो। तो समांतर होने की दिशा में क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। फिर हम ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, ये ए हो गया। अब ऐसी कंडीशन में ये तो अभी हमारे पास हमने ऐसा रखा था, अभिलंबवत रखा था, अब मैं इसको समांतर रख दे रहा हूँ। समांतर का मतलब इस ई की दिशा के समांतर ऐसा रख दिया, तो इससे पास होने वाली ये जो किरणें हैं इधर को निकल जाएंगी और इसके जो अभिलंबवत जो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो ऐसा हो जाएगा, यानी कि इसके अभिलंबवत हो जाएगा। फिर अब तो ऐसी कंडीशन में थीटा बराबर 90 अंश हो जाता है। इसलिए फ्लक्स की परिभाषा से ये कॉस थीटा, फाई बराबर ये कॉस 90, फाई बराबर ये 0, फाई बराबर 0। अर्थात यदि कोई पृष्ठ समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई के समांतर रखा हो तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो 0 होता है, शून्य होता है। अब इसके बाद इसका विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमेय। हमारे पास क्या है, फाई बराबर ये कॉस थीटा, कॉस थीटा की कोई बीमा नहीं होती, ठीक है। तो फाई बराबर ये ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, ए क्या है क्षेत्रफल, तो निकाल दो फिर इसे। फाई बराबर इसको रख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम रख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम, किलोग्राम मीटर सेकंड की घात ऋण 2 गुणा मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। कूलाम को क्या लिखेंगे हम, एम्पियर सेकंड। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड की घात ऋण 2 गुणा मीटर स्क्वायर एम्पियर सेकंड। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड की घात ऋण 2 एम्पियर सेकंड की घात ऋण 3 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा एम्पियर की घात ऋण 1। तो ये हो जाएगा MLT की घात ऋण 3 A की घात ऋण 1, ठीक है। ML क्यूब होगा, हाँ ML क्यूब, मीटर भी है ना, ML क्यूब हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये भी इसका ये MKS में होगा, ठीक है। ये इसका मात्रक हो गया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब आता है हमारे पास गॉस की प्रमेय। एक वैज्ञानिक थे गॉस, उन्होंने स्थिर विद्युतिकी में अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक कोई काल्पनिक पृष्ठ लिया था और उस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को मापा था। उसके आधार पर उन्होंने नियम बताया कि हमारे पास यदि कोई काल्पनिक पृष्ठ हो तो उस पृष्ठ से बल रेखाएं गुजर रही हों तो उसका मान जो होता है उसको दिए गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात किसी बंद पृष्ठ या किसी पृष्ठ से, काल्पनिक पृष्ठ को हमने गॉसियन पृष्ठ कह दिया क्योंकि गॉस ने खोज करी थी। फिर हम तो किसी गॉसियन पृष्ठ या काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो फिर विद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ को दिए गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई =
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अब इसको इन्होंने डिराइव कैसे किया था, सिद्ध कैसे किया था, कैसे सूत्र का निगमन किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है करके, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यदि हमारे पास बंद पृष्ठ हो, ये काल्पनिक या गॉसियन पृष्ठ की बात करी थी, पृष्ठ बंद पृष्ठ हो तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले E इंटू डी ए होता है करके, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो फाई बराबर ये हो जाएगा E इंटू डी ए बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बंद पृष्ठ के लिए। अब इस सूत्र का हम निगमन कैसे करेंगे। सपोज दैट हमारे पास ये एक कोई काल्पनिक पृष्ठ है, इसको मैंने Q कूलाम आवेश दिया है, ठीक है, ये O बिंदु पर स्थित है, ठीक है। इसका मैंने O से एक लाइन R त्रिज्या की खींच दी है, ठीक है, जिसको मैंने P बिंदु कहा है, ठीक है, P बिंदु का है। और इसका मैंने यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल, इस काल्पनिक पृष्ठ का सूक्ष्म क्षेत्रफल dA ले लिया है। O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया है और Q कूलाम इसे आवेश दिया हुआ है। इसका जो सूक्ष्म घनकोण है वो d ओमेगा हो गया, ठीक। और अब इस दिशा में इसका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, और इस दिशा में इसको बाहर की ओर यदि मैं खींच लूँ तो इसका n एकांक वेक्टर, ठीक है, ये प्रदर्शित करेगा, जो कि उसके वेक्टर राशि को भी प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात ये सूक्ष्म क्षेत्रफल हो गया। ये बाहर की ओर जो दिशा खींची गई है वो सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर को दिखा रही है। ई आपका विद्युत क्षेत्र है, एन एकांक वेक्टर है, डी ओमेगा आपका सूक्ष्म घनकोण है, ओ आपका केंद्र बिंदु है जिस पर क्यू कूलाम आवेश रखा हुआ है। माना एक हमारे पास क्यू कूलाम का एक गॉसियन पृष्ठ रखा हुआ है जिसका केंद्र बिंदु ओ है, ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें गॉस के फॉर्मूले को डिराइव करना है, गॉस के सूत्र को ज्ञात करना है। तो बाहर की ओर जो खींचा गया जो ये अभिलंब है ये क्षेत्रफल वेक्टर, सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो ये हो जाएगा OP बराबर R है, हमारा OP बराबर R है, जो E है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो OP के अनुदिश है। अतः क्षेत्रफल अव्यय, सूक्ष्म क्षेत्रफल अव्यय DA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, DA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। आप सोच रहे होंगे ये स्पीड हो रही है, स्पीड इसलिए हो रही है क्योंकि टॉपिक बहुत कम हो पा रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो जा रहा है लेकिन टॉपिक कम हो पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया, मेरे हिसाब से बेहतर वो रहता है कि मैं पहले किसी सूत्र को बना लेता, उसके बाद आपको एक एक करके समझा देता, तो उससे जल्दी जल्दी चैप्टर आसानी से हो जाते। लेकिन आपका कोई कमेंट नहीं आ रहा है, यदि आप कमेंट में बताएंगे कि सर ऐसा कर दीजिए करके तो मैं स्टार्ट कर दूंगा वैसे ही। तो ये हो जाएगा सूक्ष्म DA से होकर गुजरने वाला, तो सूक्ष्म फ्लक्स भी सूक्ष्म ही होगा, तो ये हो जाएगा E इंटू DA बराबर EDA कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। जहाँ जो थीटा जो है वो E और इस DA के बीच बनाया गया कोण है। तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से 1/4πε0 Q/r² होता है, रख दीजिए फिर इसमें मान, तो ये क्या हो जाएगा d फाई बराबर 1/4πε0 Q/r² DA cos थीटा, ठीक हो गया। लेकिन अभी हमने सूक्ष्म घनकोण की परिभाषा में पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी बता रहा हूं, DA cos थीटा अपॉन r² बराबर हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले d ओमेगा। तो इसकी जगह क्या रख लेंगे हम, सूक्ष्म फ्लक्स है, पूरा नहीं है, Q/4πε0 d ओमेगा, ठीक हो गया। अब क्या होता है हमारे पास, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें यदि हम, संपूर्ण पृष्ठ, अभी तक तो हम सूक्ष्म पृष्ठ से कह रहे थे इससे, अब हम संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की बात करें, संपूर्ण
पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो वो कितना हो जाएगा? हमारे पास ये था, तो ये हो जाएगा फाई बराबर, इस फाई का मान यहाँ पर संपूर्ण फ्लक्स है, हाँ, ये हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 फाई डी ओमेगा E इंटू डी ए, ई इंटू डी ए बराबर मैंने ये रख दिया है डी ओमेगा, जो हमें अभी प्राप्त हुआ है। तो डी ओमेगा ये है, फाई डी ओमेगा का मान जो होता है 4 पाई होता है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ ए द्वारा ओ पर जो अंतरित कोण होगा वो 4 पाई के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई। तो फाई बराबर फाइनली हमें प्राप्त हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 इंटू 4 पाई डी ओमेगा का मान, ये कैंसिल, तो फाई बराबर Q अपॉन ε0। ये आ गया हमारे पास गॉस की प्रमेय का सूत्र, कैसे हमने डिराइव किया करके। तो क्या होता है कि यदि जैसे हम विद्युत मल्टीपल आवेश बोल रहे थे, हम बहुत सारे आवेश हों, किसी पृष्ठ में बहुत सारे आवेश हों, Q1 Q2 Q3 Q4 माइनस Q5 इस प्रकार से हो, तो फिर इस प्रकार की यदि कंडीशन हो तो फिर उस पृष्ठ से जो होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा इन सबके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अर्थात जो धन वाले होंगे वो एक साथ जुड़ेंगे, जो ऋण वाले होंगे वो एक साथ जुड़ेंगे, लास्ट में जो जितना आएगा इसमें से इसको घटा दिया जाएगा। हमारे पास जो ज़्यादा होगा उसको उसमें से घटा दिया जाएगा, हमारे पास विद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। यदि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, जैसे अभी हमने लिया था गॉस की प्रमेय में, तो उससे जो विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो कहाँ की ओर होगा? वो बाहर की ओर होगा। और निगेटिव चार्ज के लिए अंदर की ओर। ठीक है, ये याद रखना है। इस प्रकार हम इसके लिए ज्ञात कर लेंगे फाई बराबर 1 अपॉन 4πε0 Q1, 4 पाई नहीं ε0 Q1 Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 आफ्टर टू n टर्म्स। अर्थात यदि बहुत सारे हमारे पास आवेश हों तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा इन सबके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, अब हमारे पास यदि एक दूसरी टाइप की कंडीशन हो, ठीक है, यहाँ बाहर हमारे पास प्लस Q कूलाम आवेश रखा है O बिंदु पर, ठीक है, और यहाँ से ये गुजर रहा है, यहाँ से ये बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, ये इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल हो गया, ये इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल dA1 हो गया, ये इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल dA2 हो गया। ठीक है, ये बाहर निकल रहा है dA2 dA1। ये संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ A है, इससे ये Q चार्ज बाहर रखा है, dA1 इसका यहाँ भीतरी पृष्ठ है और यह बाहरी पृष्ठ है। तो यहाँ से अंदर की ओर जाने वाला मैंने बताया था माइनस होता है। यदि किसी में फ्लक्स रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, तो वहाँ पर फाई आपका धनात्मक होगा, नहीं ऋणात्मक होगा प्रवेश करने पर, और बाहर की ओर निकल रही हैं तो फिर ऋणात्मक होगा। अर्थात यहाँ विद्युत फ्लक्स ऋण और यहाँ विद्युत फ्लक्स धन, अर्थात टोटल विद्युत फ्लक्स का मान जो होगा इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वो 0 होगा। अब गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, क्यों लिया गया, क्यों इसे गॉसियन पृष्ठ कहा गया? गॉसियन पृष्ठ तो मैंने बताया था कि गॉस ने इस पृष्ठ की खोज की थी। ऐसा पृष्ठ उन्होंने बताया था कि हमारे पास बल रेखाएं हम उससे गुजारें तो फिर उससे जो टोटल आवेश का मान उसके ε0 गुना होता है करके। गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं देखिए, इसमें दिखाने का कुछ है नहीं, मैं थ्योरेटिकली इसे बता देता हूँ। इसमें एक चीज़ होता है कि ये हमारे पास एक गॉस नामक वैज्ञानिक, गॉस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसके बारे में कल्पना करी थी, इसके बारे में बताया था। इसकी सहायता से हम गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते, विद्युत क्षेत्रों में फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गोला हो गया,
घन हो गया, बेलन हो गया, वो इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक है। और चकती का पृष्ठ यदि हमें निकालना हो या फिर वर्गाकार पृष्ठ हमारे पास हो तो फिर हम उसके लिए गॉस का सूत्र यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसको फॉलो नहीं करता है। उसके लिए इसके जो वैज्ञानिक द्वारा जो बनाई गई कंडीशन है वो इसको फॉलो नहीं करती है, वो इसको परिभाषित नहीं करती है। इसके लिए एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, जैसे मैंने बताया तुम्हें। ठीक है। और वह बंद पृष्ठ जो है उसके बीच में स्थित होना चाहिए। अब यहाँ से गया और यहाँ से बाहर निकल गया तो टोटल फ्लक्स तो हमारे पास 0 हो गया। ठीक है। जिससे कारण हम उनमें अंतर कर सकें कि पृष्ठ बाहर की ओर है या अंदर की ओर है। ठीक है। और हमेशा हमने देखा है कि पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहाँ की ओर विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। ठीक है। और पृष्ठ की आकृति जो है वो सममित होनी चाहिए। सममित का मतलब जिससे पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु जो है पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो लंबवत होगा और परिमाण में नियत हो, परिमाण उसका चेंज नहीं हो। तो वो ये आपकी विद्युत फ्लक्स की विशेषताएं होती हैं, गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं होती हैं। इसमें आपको जहाँ पर डाउट होगा आप मुझे बताना, लिखना, कमेंट करना कि मैं ऐसे पूरा पहले डेरिवेशन कर लूँ फिर उसको एक एक पार्ट में समझाऊँ या फिर यही सही हो रहा है। क्योंकि इसके लिए मुझे मेहनत तो नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मुझे तो ये लगभग याद है, क्योंकि 5-6 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं, तो ज़्यादा इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी कहीं कोई छोटी मोटी चीज़ मैं इतना आपको गारंटेड श्योर बता रहा हूँ कि मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ बताऊँगा। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि